कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। इधर गोलू, जन्नी और उनकी प्यारी सहेलियां और उनके दोनों नमूने कुछ अलग ही आइडिया लगाए थे। मेरा बस चलता ना ललिता तो कसम से कल के कल इन दोनों की शादी करा के गोलू और दामाद जी के साथ हनीमून पर भेज देती। गोलू पर नज़र रखने के लिए सीता कुछ यूं बोली, हाँ हमारा तो यही काम है, क्योंकि हमें हनीमून थोड़ी ना मनाना है, हमें तो शादी करके सिक्योरिटी गार्ड बनना है। समीर एकदम बोला, हाँ तो गलत क्या कहा, तुम लोगों का क्या हमें पता नहीं है कंजरों, कुछ भी करवा दूं, तुम दोनों को रहना तुम्हें गोलू के सर पर ही है। याद नहीं उसके ससुराल के चक्कर तुमने जितने लगाए हैं उतने तो उसके पति ने नहीं लगाए होंगे, तो थोड़ा बहुत इसका फायदा हम उठा लेंगे तो क्या हुआ। चिल करिए आप लोग, मैंने गोलू को समझाकर भेजा है, वो एकदम क्लीन बोल्ड कर देगी जीजू को। क्या समझाया तूने उसको, इस बार वो चारों चिल्लाएं। हर बात बताना जरूरी नहीं होता, और कुछ शर्म करो, हम लोगों का कुछ प्राइवेट है कि नहीं। अच्छा प्राइवेट है तुम लोगों का कुछ, ललिता जी नोनू से सवाल कर बोली तो वो कुछ सोच में पड़ गई। जवाब मिल गया हमें हमारा। अब फोन लगा गोलू को, उन्होंने तुरंत ऑर्डर मारा, रात का 12 बज रहा है आंटी, इसलिए फोन लगा, पता तो चले वहां जाकर सो रही है या फिर कुछ ढंग का कर रही है। बहुत गलत बात है आंटी, उनका हनीमून है, और आप अगर जीजू को बुरा लग गया तो। मेरा दामाद ऐसा नहीं है, पर मेरी बेटी कर्मकांडी है, इसलिए फोन लगा, अगर सो रही होगी तो उठाएगी ही नहीं, और अगर बाकी तुम लोग समझदार हो। बेशर्म हैं आप तीनों, अपने बच्चों की ऐसी बातों का डेटा रखती हैं। क्या करें, अब इतने नसीब हमारे कहाँ अच्छे हैं। अब तुम दोनों ही देख लो, सब जानते हैं हम तुम दोनों का, पर मजाल है कुछ ऐसा वैसा करते पकड़ा हो हमने तुम्हें। और गोलू, उससे तो उम्मीद करना ही बेकार है। गीता जी ऐसे बोली जैसे बहुत अफसोस हो उन्हें इस बात का। आप लोग चाहती हैं हम कुछ ऐसा वैसा करें। समीर तुरंत कूद कर आगे आया, रहने दो बेटा, तुम तीनों में से किसी के बस की बात नहीं है। अब फोन लगा, सीता जी चिल्लाई, माँ इसको बेइज्जती करना कहते हैं। नहीं बेटा, इसको भरोसा करना कहते हैं। ओह, आप सबको हम पर भरोसा है। वो दोनों कुछ इमोशनल हुए। हाँ मेरे बच्चों, हमें पूरा भरोसा है कि तुम तीनों का कुछ नहीं हो सकता। अब फोन लगाते होगी नहीं, ललिता जी फिर बोली तो नोनू और समीर का मुंह बना। लगा रहा हूँ, बोल। समीर ने गोलू का नंबर डायल किया स्पीकर पर, और बाकी सब कान उधर ही लग गए। इसकी तो मैं 2 बार फ़ोन बजकर बंद हो चुका था, पर अब गोलू झल्ला चुकी थी, तो अपने पति परमेश्वर के चंगुल से निकलकर फ़ोन उठा लिया। फिलहाल उसके पति परमेश्वर को इस बात से असर नहीं पड़ा। अब इतना तो वो जानते थे कि उनके सारे मन की भड़ास उनकी बीबी खुद उस फोन करने वाले पर उतार देगी। क्या है, चैन नहीं क्या, इतनी रात को भी मरवर गया है कि अब रात को नींद की ज़रूरत नहीं, तो भूतों की तरह मेरी ज़िंदगी हराम कर रहा है। रसीले शब्दों से समीर के कानों को तृप्ति मिली, पर फिर भी दोस्ती का वादा तो निभाना ही था। वो तुरंत बोला, फ़ोन स्पीकर पर है गोले, और अब बता क्या कर रहा है। वो उसे इशारा देकर बोला तो उन तीनों डोली फ्रेंडों ने उसे घूरा, और उधर गोलू पूरा कर्मकांड समझ गई। वीडियो कॉल करके दिखाऊं कि अभी मेरे। वो गुस्से में कुछ ओवर बोलती उससे पहले ही मिस्टर रंधावा ने उसके मुंह पर हथेली रखी, हैरानी से। समीर, कल सुबह बात करें, उन्होंने फ़ोन लेकर तुरंत बोला। हाँ हाँ क्यों नहीं, बोल। उसने झट से फ़ोन काटा, उन तीनों महान माताओं को घूरते हुए, पर उन पर रत्ती मात्र भी असर नहीं हुआ। आखिर उनका काम तो बन गया था। इधर गोलू ने इशारे से उन्हें अपना मुंह खोलने को कहा, तो उन्होंने धीरे से हथेली हटाई। बोलने क्यों नहीं दिया मुझे, आपको नहीं पता ये सब मेरी कांडी माताश्री और उनके दाएं बाएं का काम है। हाँ वो तो ठीक है अलग, पर आप क्या बताने वाली थी, आपको पता भी है। यही कि प्रेम भरे मेरे पति परमेश्वर का चुंबन का सत्यानाश कर दिया उनकी इन जासूसी की आदत से, समझते ही नहीं। आइटम है मेरा पति, सोचो इस हद तक आइटम है कि मैं द ग्रेट गोलू उर्फ अलकनंदा रोमांटिक हो जाती हूँ कभी कभी उसे देखकर। वो बोली तो इस बार वाकई उन्हें उसकी बात पर शर्माने की हद तक हैरानी हुई। इसे ऐसे प्लीज़ कभी मत बोलना अलग, बहुत अजीब लगता है। ये क्या आइटम, कट्टो, चुंबन, मतलब कहाँ से लाती हैं ये शब्द।
वो बोले तो गोलू मुस्कुराई। मैं तो ऐसे ही बोलूँगी, आपको प्रॉब्लम है तो ठीक है, मैं सो जाती हूँ। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। वो तुरंत एक्शन में आए और एक बार फिर उनके मीठे से शिकवे शिकायत के साथ उनका बेहद प्रेम रात का साक्षी बना। उजली सुबह और नया दिन। उसने उठकर जब सामने देखा, मिस्टर रंधावा तैयार होकर बिल्कुल उसके सामने खड़े थे। गुड मॉर्निंग, वो प्यार से जेंस की पॉकेट में हाथ डालकर बोले तो गोलू ने आंखें कस के मसलते हुए उन्हें ध्यान से देखा। नॉर्मली कैजुअल कपड़े पहनने वाले उसके पति परमेश्वर आज नॉर्मल जींस और हुड्डी में थे और उम्मीद के मुताबिक कमाल भी लग रहे थे। किसको पटाने जा रहे हैं? गोलू ने वापस घर में रजाई में खुद को अच्छे से ढक कर पसरते हुए पूछा। कहीं बाहर जा रहे हैं, वो भी सीधा जवाब कभी देते थे। ओके, आते वक्त मेरे लिए कुछ मत लाना, गोलू फिर से मुंह तक ओढ़ कर बोली। हम जा रहे हैं अलग, मैं इतनी ठंड में कहीं नहीं जा रही, वो वैसे ही मुंह ढक कर बोली। आपके पास सिर्फ 1 घंटा है अलग, मैं नहीं जा रही। रात को आपसे कमर का कचरा करवा कर सुबह आपके लिए हड्डियों का बर्फ भी बनवाऊं, हर वक्त आपकी मर्जी नहीं चलेगी। 1 घंटा है अलग, वो भी हाथ में पहनी हुई घड़ी पर नजर डालकर बोले। मैं नहीं जा रही, गोलू झल्लाई। और आप अत्याचार कर रहे हैं मेरे साथ। मैं बता रही हूँ मिस्टर रंधावा, मैं भोली मासूम नहीं हूँ। आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करवा दूंगी कि आप मेरा दिमागी संतुलन बिगाड़ रहे हैं। रात को 3 बजे तक मेरे हाथ पैर कमर तोड़ते हैं और सुबह इस ठंड में उठाकर सर्दियों में उनकी रही सही कसर पूरी करते हैं। आपका बस चले तो आप मेरी हालत किसी 60 साल की बुढ़िया की तरह डंडा टेक कर चलने वाली कर दें। अच्छा, वो कैसे? वो धीमे से बोले। बड़ा इंटरेस्ट आया था उन्हें अपनी बीबी की बेतुकी बात पर, तो वो आराम से सामने सोफे पर बैठ गए थे। वो ऐसे कि अगर कुछ टूटा फूटा होगा तो सर्दी लगेगी उसमें, फिर सूजन आएगी, फिर डंडा तो लेना ही पड़ेगा। वो बोलते बोलते अब उठकर उनकी लंबी सी शर्ट पहने उनके पास सोफे पर बैठ चुकी थी। बिखरे से उसके रूप पर उनके दिए हुए निशान उफ उनके जिस्म में हरारत दे रहे थे। अत्याचार तो वाकई हो जाता था उनसे, बेहद प्यार जो था उससे, पता ही नहीं चलता कब वो यूं बेईमान से हो जाया करते थे। आधा घंटा है अब आपके पास अलग, वो धीमे से लय में बोलते उसके कमर से हाथ डाल उसे करीब कर बोले। तो गोलू का उनकी गोल गोल बातों से मुंह बना। मैं पक्का किसी दिन अपने बाल नोच लूंगी, आप सच में इतना दिमाग खराब करते हैं मेरा। प्लीज चलिए ना, जाही कहाँ पाते हैं हम आपके साथ कहीं। अच्छा ठीक है, अब छोड़िए, वहाँ पर दर्द हो रहा है, गोलू कुछ संकोच से बोली तो उसके गाल दहक उठे और उनकी नज़रें बस ये नज़ारा देख खिलसी गई। यूं ये अदाएं जो लड़कियां नाजुक होने का सबूत देते हुए दिखाती हैं, वो अक्सर गोलू में होती ही नहीं है। शायद जब बेहद ज़रूरी होता था तभी उसकी ये अदा बाहर आती थी, जो बिल्कुल नेचुरली लगती थी और बहुत जानलेवा हो जाया करती थी। कहाँ पर? वो कुछ शरारती हुए और उनकी बीबी की वो अदा एकदम गायब हुई। मैं कमर की बात कर रही हूँ मिस्टर रंधावा, जिससे आपकी पुरानी दुश्मनी है, गोलू तुनक कर बोली। ज़्यादा हो रहा है तो मैं दबा दूँ? बस, वो एकदम उनकी गोद में बैठ उनका मुंह दबा कर बोली। प्लीज़ आप जैसे हैं वैसे रहिए, ये नए नए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह प्लीज़ मत बोलना जो अक्सर फ़ोन पर कहते हैं कि बेबी नहा लिया। नहीं बेबी, पानी नहीं आ रहा था। तुमने बताया क्यों नहीं बेबी? मैं कुआं खुदवा देता या फिर अपने हाथों की अंजुली में अपने घर से पानी भरकर तुम्हारा टब भर देता। फिर भले ही मेरे पैर इतने चक्कर लगाने से खून से ही भर जाते। ऐसे वो पूरी एक्टिंग करके उनसे बोली तो उन्होंने कसकर उसे सीने से लगा लिया, बेहद मोहब्बत से। यूं उसकी बातें और उसका वजूद उनके लिए पहले ज़रूरत, फिर मोहब्बत और अब जुनून बन गया था। आपके लिए कुछ भी बनना पड़े सब मंजूर है हमें अलग, बस आप ऐसे ही रहना और अब तैयार हो जाइए, मैं तब तक कॉफ़ी बना दूं आपके लिए। नहीं, वो बिना स्वाद कॉफ़ी मुझे नहीं पीनी। आप खाना बहुत अच्छा बनाते हैं मिस्टर रंधावा, पर कॉफ़ी और चाय भगवान बचाए। वो उठकर बाथरूम की तरफ बढ़कर बोली, फिर मुड़ी। सुनिए, कट्टो लग रहे हैं, दरवाजे से टेक कर मुस्कुरा कर बोली तो वो खुलकर मुस्कुरा उठे। आधे घंटे बाद गोलू तैयार होकर नीचे आई। जूते, जीन्स, कुर्ती, ऊपर जैकेट, उस पर स्कार्फ, पोनी टेल और हल्के सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ।
बस एक चीज़ को छलक उसके हाथों में भरी हुई वो लाल चूड़ियाँ। उसने सीधे किचन में जाकर अपने लिए चाय और उनके लिए कॉफ़ी तैयार की और बाहर आई। आप कुछ खाएंगे, बना दूँ? वो उन्हें मग पकड़ाकर बोली। बाहर खा लेंगे कुछ? वो पहला सिप लेकर बोले। नहीं, मुझे अभी पहले कुछ खाना है। एक तो आप अंग्रेज़, ऊपर से आपकी खाने की चीज़ें तक अंग्रेज़। अरे वो कड़वे चॉकलेट कुकीज और शुगर फ्री ब्रेड कौन खाता है चाय के साथ? अरे पार्ले जी जिम जैम जैसे बिस्कुट ले आया करो कभी। अमीर लोग ना अच्छा खा नहीं पाते। गोलू माता ज्ञान की देवी बनी ही थी कि उनकी घूरती हुई नज़र खुद पर महसूस कर वो सकपका गई। आप भी अमीर ही हैं मिसेज रंधावा। वो काफ़ी खत्म कर बोले। हाँ हाँ पता है, क्या किया जाए? सोचा तो था एक ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो 9 से 8 नौकरी करके घर आया करेगा। फिर मैं उसको सब्जी ना लाने पर 10 बातें सुनाया करूंगी। फिर वो मुझे 10 बातें सुनाएगा। मैं मार के जाने की धमकी देती और वो फूट फूट कर रोता। फिर मैं पिघल जाती। घर में पड़ी हुई सब्जी से वेजिटेबल पुलाव बनाती। पुलाव कितना टेस्टी बनाती हूँ ना मैं। वो अपनी ही धुन में बोली और नज़र उनकी तरफ की। इस बार उनकी आंखें सर्द हुई थी। वो तुरंत अपने सपने से बाहर आई और जैसे ही उनकी तरफ बढ़ी वो उठकर बाहर की तरफ चले गए और गोलू उनके पीछे भागी। अरे सुनिए तो मिस्टर रंधावा, मेरे प्राण प्यारे पति, मैं तो बस कुछ भी बोलती हूँ। गोलू बोलती हुई पीछे गई और वो तब तक गाड़ी में बैठ चुके थे और फिलहाल बिना कुछ बोले उसके बैठने का इंतजार कर रहे थे, जिसे समझकर गोलू तुरंत गाड़ी में बैठी और गाड़ी ने उसके बैठते ही स्पीड पकड़ी। सुनिए, गोलू उनके बाजू पर हाथ रखकर बोली। गुस्सा है? नहीं, विक्रमादित्य वैसे ही नज़र सामने रखकर बोले। तो खुश हैं? वो बोली तो उन्होंने सर को 2 उंगलियों से मसल लिया। एक बात बोलूं? कहिए। वो वैसे ही बोले। गुस्सा मत हुआ करिए, मैं तो यूं ही बोल जाती हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। सच पूछो तो आपके अलावा कभी किसी को सोचा ही नहीं। गोलू बोली तो वो भी खामोश रहे। मिस्टर रंधावा, वो गाड़ी की चाबी एकदम घुमाकर बोली। अलग ये मत करिए, गाड़ी रोड पर है, कुछ भी हो सकता है। वो गाड़ी एकदम संभाल रोक उसकी तरफ देखकर बोले तो वो 2 मिनट उन्हें देखती रही। आई लव यू मिस्टर रंधावा। आगे बढ़कर उनके सीने से लगकर गोलू एकदम बोली बेहद प्यार से। मैं कुछ भी बोलूं, कुछ भी कहूं, आप तो जानते हैं ना, आपके अलावा। जानते हैं हम, वो उसके बोलने से पहले ही बोले। जब जानते हैं तो रूठे क्यों, या फिर जलन हुई आपको? गोलू कुछ सोच बोली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो नजरें फेर कर बोले तो उनका मुंह कुछ लाल हुआ और गोलू मुस्कुराई। अच्छा, जलते भी हैं आप? बोल वो हुडी पकड़ अपनी तरफ घुमाकर बोली तो उन्होंने उसकी बातें बंद करवाने के लिए एक बार नज़र आसपास घुमाई। धुंध में लिपटा हुआ समा, दूर दूर तक कोई नहीं। उन्होंने झट से उसे बिना मौका दिए उसके होठों को खुद में समेट लिया। जिंदगी में इन कुछ खास लम्हों की तस्वीर हमेशा होठों पर मुस्कान बनकर खिलती है। इसलिए जब भी कभी यूं मौका मिले यूं सहेज लेने चाहिए लम्हे, क्योंकि उम्र बीत जाती है यूं जिम्मेदारियों के आगोश में और हम गुजरे वक्त की यादें खुद को ढूंढते रहते हैं। आंखों को ठंडक देता मौसम, हल्की सी फुहार और भीगे हुए बिल्कुल हरे हरे पेड़ों के पत्ते देखकर बस यूं लगे जैसे क्यों बर्बाद करे कोई आधुनिक चीज़ों में सुकून के लिए पैसे। असल सुकून तो प्रकृति खुद ही समेटे हुए थी। पर फिर भी एक छोटा सा घर तो ज़रूरी है जिसमें शामिल होकर इन नज़ारों को मन की डायरी में उकेरा जाए। वो घर था ना उसके पास, ठीक नज़रों के सामने। उनकी बीबी तो रोड साइड लगे हुए भुट्टे के ठेले पर एकटक उसे भूनते हुए देख रही थी कि उनकी ये खुशी कुछ ही देर रह पाई जब वो एकदम से चिल्लाई। लूट मचा रखी है, हमारे यहाँ ये भुट्टे 20-20 रुपए के मिलते हैं और ये 80 का एक। इसमें क्या सोना खिला रहे हो? गोलू बोली तो वो लंबे कदमों से उसके पास आए। उसकी आवाज़ पर आसपास के लोकल लोग और कुछ टूरिस्ट भी रुक गए थे। देखिए मैडम, गुस्सा क्यों होती हैं? ये यहाँ नहीं होते, हम इन्हें बाहर से मंगवाते हैं। तो ज़्यादा पैसे लगेंगे ही ना, वो ठेले वाला सफाई देते हुए बोला। तो अरे 50 का दो तब भी ठीक है, ये ऊपर वाले मैं नहीं दूंगी। वो कमर पर हाथ रखकर फूलन देवी बन चुकी थी।
अलग कोई बात नहीं, आप चलिए। वो जल्दी से ठेले वाले को 100 रुपये और उसे भुट्टा पकड़ाकर अपने साथ ले जाने लगे। अरे ऐसे कैसे? एक तो वो 80 लगा रहा है, ऊपर से आप 100 रुपये देकर आ गए। अरे कुछ ना सही ऊपर वाले पैसे तो ले ही लेते। कोई बात नहीं अलग, हम अफोर्ड कर सकते हैं। वो उसे खुद के साथ रोड के दूसरे किनारे ले आए और अब फूलन देवी बनी उनकी पत्नी मुंह से भुट्टा के दाने चबाती हुई उन पर सवार हो गई थी। मतलब कुछ भी हो जाए पर खाना ना जाए। देखिए, हिसाब किताब नाम की कोई चीज़ होती है? 20 रुपए में एक टिक्की और 5 गोलगप्पे खा सकती हूँ मैं। और तो और अपने ऑफिस वाले मंदिर से घर तक ऑटो वाले को मैं 20 रुपए ही देती हूँ। अरे 20 रुपए में तो हमारे ऑफिस के सामने वाली रोड पर 2 बड़ी-बड़ी कचौरी और प्लस सब्जी भी मिल जाती है। हम समझ गए अलग, और हम आपको 20 रुपए दे देंगे। ओके, अब भूल जाइए 20 रुपए। नहीं, अभी के अभी वो बाकी पैसे ठेले वाले से मांग कर लाइए, मुझे वही 20 रुपए चाहिए। नहीं, वो हैरानी से बोले। हाँ, वो आंखें निकाल कर बोली। नो, वो सामने देख एकदम कुछ तेज बोले। हत्थी भाई, करोड़ों रुपए को एक दिन में अपने अकाउंट की शोभा बनाने वाले विक्रमादित्य रंधावा 20 रुपए ठेले वाले से मांगने जाएंगे? पर ये प्यार जो ना कराए। जाइए, गोलू बोली तो उन्होंने कदम कुछ आगे किए और रोड पार उस ठेले पर जाकर खड़े हुए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, आंखों से ही मिन्नत की, पर वो ठहरी उनकी भयानक बीबी नहीं मानी। क्या सेवा करूं साहब? ठेले वाला लंबी मुस्कान से बोला। वो मैं, इसमें एक्स्ट्रा नींबू लगा दीजिए। वो बोलते उससे पहले ही एक हाथ आगे आया। ठेले वाले ने फुर्ती दिखाई और अलग उन्हें देख धीरे से बोली, रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा। उफ, गहरी सांस ली उन्होंने। ऐसा स्ट्रेस तो उन्हें तब भी नहीं हुआ था जब वो पहली बार चेयरमैन की कुर्सी पर बैठे थे। आज माफ़ किया, अगली बार नहीं करूँगी। वो उनके साथ आगे बढ़कर चलते हुए बोली। आप सच में कुछ भी कर सकती हैं अलग, वो धीरे से बोले। बिल्कुल, वो मुड़ते हुए बोली। खाएंगे? नहीं, आप खाइए। और अब ये बताइए, कुछ लेना चाहेंगे आप यहाँ से? आपके साथ? नहीं मिस्टर रंधावा, याद है वो शादी से पहले ज्वेलरी शॉप। आप जाएंगे, सामान आएगा और बस हो गई शॉपिंग। नहीं नहीं, मेरे पास सब है, मैं नहीं लेती कपड़े, वैसे भी ज़्यादा। अच्छा ठीक है, आज हम बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। आप जैसे चाहे वैसे खरीद सकती हैं अपनी मर्जी से। बस आप पैसे वापस लेने के लिए मुझसे मत बोलना। पक्का? ओके पक्का। वो अपनी गर्दन पर 2 धारी तलवार टांग कर बोले। जानते थे उनकी बीवी और कोई हंगामा ना हो असंभव, पर फिलहाल उन्हें वो वैसी ही पसंद है तो राजी हुए। फिलहाल उम्मीद के मुताबिक वो ऊटी के लोकल मार्केट के सामने खड़े थे, जहां लोगों की भीड़ दुकानों के आगे मक्खियों सी थी। इसके बारे में आपको कैसे पता? वो एकदम हैरानी से मुड़कर उसकी तरफ देखकर बोले। क्योंकि आपकी बीबी कुछ भी करती है, कहीं भी जाती है, होमवर्क करके जाती है। यहाँ की सारी फेमस जगहों की लिस्ट घर से बनाकर निकली थी मैं। ये फेमस जगह है? वो हैरानी से बोले। हाँ, यहाँ ना सबसे अच्छे कपड़े मिलते हैं और खाने की वैरायटी तो पूछो मत। हम यहाँ नहीं घुसेंगे, हम यहीं जाएंगे, समझे? आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते अब। वो उंगली दिखाकर बोली। अच्छा ठीक है, वो उससे हार कर बोले। और उसके बाद वो और उनकी बीबी, इतना भी बुरा नहीं था सब कुछ। लंबी कतारों में दोनों तरफ बनी दुकानें, कहीं फूल, कहीं कपड़े, जूते, ज्वेलरी, खाना पीना, सब कुछ एक जगह। कुछ बच्चे, बूढ़े, अमीर, गरीब, किसी के लिए भी ये जगह भेदभाव की नहीं थी। सब अमीर थे यहाँ। कोई ये नहीं सोच रहा था कि प्राइस टैग देखकर कपड़े उठाए। खिलखिलाहट, हंसी, सब कुछ था वहाँ। वो धीरे से साथ चल रही गोलू को देखते पहचान रहे थे। वो अपनी मोहब्बत को कहीं भी खुश रह सकते थे उसके साथ। उसके मुताबिक उन्होंने आज शॉपिंग कराई थी गोलू को। उसने सबके लिए कुछ ना कुछ लिया और अपने लिए भी। फिर एक जगह पर आकर वो ठहरी। उसकी नज़र सामने टिकी हुई देख उन्होंने उसकी नज़र की दिशा में देखा। एक से एक सुंदर नाइटी की दुकान थी वो। सुनिए, एक ले लूं? गोलू शरारत से बोली। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। और आप देख रही हैं यहाँ शॉपकीपर जेंट्स हैं। उससे ज़्यादा तो शर्म उन्हें आ रही थी। तो उसे पहनकर नहीं दिखाऊंगी? आपके सामने ये अंग प्रदर्शन करने की सोच रही थी। और ये बताइए, इस युग में भी आपको जेंट्स और लेडीज़ के काम के चुनाव से प्रॉब्लम है?
प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर साइज़ वाइज़ पूछेगा तो शर्म नहीं आएगी? हाँ, तो आप बता देना, मैं नहीं बताऊँगी। अब तक तो साइज़ पता ही होगा आपको। नहीं, मैं अपनी बीबी का साइज़ यहाँ भरे बाज़ार में नहीं बताऊँगा। अरे सुनिए ना, हीरोइन लगूँगी, सोच लीजिए। रहने दीजिए, मुझे आप जंगली ही पसंद हैं। क्या मैं जंगली हूँ? वो सुनकर तुरंत बोली, प्यारी जंगली, अब चलिए, यहाँ भी मुझसे लड़ेंगी? कितनी भीड़ है अलग, सब क्या सोचेंगे? कोई कुछ नहीं सोचेगा, यहाँ सब बहुत बिजी हैं और हम पति पत्नी हैं, तो रोड पर लड़ने लगे? अच्छा, आप बीच रास्ते में मुझे जंगली बोल सकते हैं और मैं आपसे लड़ भी नहीं सकती? सब देख रहे हैं हमें अलग, तो ये तो अच्छी बात है, अब कट्टो बनकर आने का कुछ तो फायदा हो। अलग, वो कुछ बेपरवाह से बोले। हाँ ठीक है, अब मुझे भूख लगी है मिस्टर रंधावा, चलिए कुछ खाते हैं। वो आप कहाँ खाएंगी कि हम डिसाइड करेंगे? ओके, वो फिलहाल भूख से पागल हो चुकी थी, इसलिए तुरंत मान गई। उसके बाद वो उसे एक अच्छी जगह कुछ खिलाकर रात के 8 बजे तक घर निकले। वो ठंडी रात और गाड़ी में उनके कंधे से टिकी हुई, आंखें बंद किए हुए बैठी हुई गोलू जिंदगी में वाकई बहुत खूबसूरत थी उसके साथ। पूरा दिन यूं ही बीत गया जैसे किसी सपने में चल रहे हैं वो। गाड़ी घर के बाहर आकर रुकी। अलग, घर आ गया है, चलें? वो आंखें खोल उनकी तरफ देखते हुए बोली, एक बात बताऊं मिस्टर रंधावा, ये देखिए। वो पीछे एक शॉपर से डार्क रेड नाइटी निकाल उनके सामने लहरा कर बोली, तो उनकी आंखें हैरानी से फैली। ये कब लिया आपने? और आप तो कह रही थी कि साइज़ मैं बताऊंगा। ऐसे लोकल मार्केट में साइज़ नहीं बताना पड़ता, उन्हें मॉडल को कपड़े नहीं देने होते जो 1-1 इंच का हिसाब रखें। नॉर्मल घरेलू लड़कियां, औरतें थोड़ा बहुत ढीला टाइट पहन ही लेती हैं। हाँ, पर ये आपने की कब? मुझे नींद आई है मिस्टर रंधावा, वो गाड़ी से निकल अंदर बढ़कर बोली, तो पीछे से वो जल्दी से आए। अलग, क्या करती रहती हैं आप? वो पीछे से बोलते हुए बढ़े। सामान लेते आना, यहाँ आपने नौकर नहीं रख रखे हैं। पहले मेरी बात सुनिए। अलग अलग, वो पीछे से बोले, फिर गाड़ी से टिक कर उसे देखकर मुस्कुरा उठे। जिंदगी जीना कोई सीखे तो उनकी बीबी से सीखे, बेहद अलग थी वो। पैसे, रुतबे, किसी भी बात से उसकी अपनी ज़ात पर कोई असर नहीं हुआ। वो जैसी थी वैसी थी और उन्हें बेहद पसंद थी। और अलग, उसने दरवाज़ा खोल उन्हें मुड़कर देखा। वो जैसी थी वैसी थी, पर उसे बनाए तो उन्होंने ही रखा था वैसा, वरना लोग अक्सर प्यार का हवाला देकर वजूद बदल देते हैं। गोलू के मुड़ते ही प्यार से उन्होंने उसे देख बाहें फैलाई और वो भी भागकर उनके सीने से जा लगी। एक हफ्ता यूं पंख लगाकर उड़ गया कि पता ही नहीं चला। कुछ खट्टी मीठी यादों को बनाते हुए उनके वापस आने का वक्त भी करीब हुआ। कल सुबह उन्हें यहाँ से निकलना था। वैसे तो वो कुछ दिन और यहाँ रुक जाते, पर एक बेहद ज़रूरी मीटिंग के चक्कर में विक्रमादित्य को जाना ज़रूरी था। फिलहाल अभी के लिए वो पैकिंग कर रहे थे और उनकी प्यारी दुलारी बीबी बेड पर पसरी चिप्स खा रही थी। मैं हेल्प करूं? वो दोनों पैर अलग अलग दिशा में फैलाकर बोली। नहीं, आप प्लीज़ पैकिंग ना करने की हेल्प करिए मेरी, और आगे से कहीं भी जाना हमारे साथ, आप कभी पैकिंग मत करना। इतनी बुरी भी मैं पैकिंग नहीं करती मिस्टर रंधावा। नहीं तो मैंने बुरी कहाँ कहा? इनफैक्ट अगर किसी को कोट पैंट पर लोअर पहनना हो तो उसे आपसे ही पैकिंग करवानी चाहिए। ताना मार रहे हैं? नहीं, वो वैसे ही खड़े होकर बोले। देखिए मिस्टर रंधावा, खाना मैं खाने लायक बना लेती हूँ, आपके अकाउंट हैंडल कर सकती हूँ, मोल भाव अच्छा कर सकती हूँ, पैसे बचा सकती हूँ, आपको अच्छे से झेल भी सकती हूँ। आखिरी बात वो शरारत से उनकी तरफ देखकर बोली। एक अच्छी बीबी में इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? बाकी अब थोड़ा बहुत तो इधर उधर चलता है। वैसे अलग, वो उसकी बेफालतू की बातें सुन अचानक बोले। वो आखिरी चिप्स मुंह में डाल हाथ अपने पजामे में पोंछ कर बोली, ये नाइटी आपने ट्राई नहीं की? और ये इसमें 2 ड्रेस, ये भी आपने एक बार भी नहीं पहना। वो उसके बैग की तरफ इशारा करके बोले। तो गोलू को याद आया, उसकी ज्ञान की देवी नोनू ने 2 हॉट से ड्रेस उसे लेकर दी थी, और वो नाइटी वो तो बस उसने खरीद ली थी, पहनने का तो याद ही नहीं रहा। वो ड्रेस बहुत छोटी थी, सब लोग मुझे घूर घूर कर देखते, इसलिए नहीं पहनी।
और ये नाइटी, वो भी उसके बने हुए मुंह का और मज़ा लेकर बोले, आपको तो मैं जंगली ही पसंद हूँ। और रही बात रोमांस की, आप तो वैसे भी सेड्यूस हो जाते हैं, मैं कुछ पहनूं या ना पहनूं। नहीं पहनेंगी तो सेड्यूस तो होना बनता है ना, वो भी उसकी बात पकड़कर बोले। तो उसने पलटकर लाल मुंह से उन्हें देखा। सच बताइए, शर्म आती है ना आपको, वो उसके लाल हुए मुंह को पकड़कर बोले। नहीं, मुझे कहाँ आती है शर्म, और कौन सा आप ये नाइटी टिकने देंगे 5 मिनट से ऊपर मुझ पर ही, खाली पहनकर टाइम वेस्ट करूं, वो हल्का सा झेप कर बोली। तो इस पर आपके पैसे तो वेस्ट हो गए अलग, इसलिए मैंने कहा था मत लीजिए। साफ साफ कहिए ना, पहने हुए देखनी है, बात गोल गोल काहे घुमा रहे हैं। नहीं, मैंने ऐसा बोला। वो भी बेड पर अब आ चुके थे, बिल्कुल उसके पास। अच्छा सुनिए, कल हम यहाँ से घर पहुँचेंगे, उसके तुरंत बाद मुझे चेन्नई जाना है। आप अकेले हो जाएंगी, इसलिए मैं कह रहा था कल यहाँ से निकलते ही आपको माँ के पास छोड़ दूँ। ठीक है, कब आएंगे, वो उनके सीने से लगकर बोली। अगले दिन रात तक, और मैं आपको लेते हुए घर वापस आ जाऊंगा, ठीक है, वो उसके बालों को चूम कर बोले। बोल उसने पलकें बंद कर ली। उसके बाद यूं ही वो दोनों सो गए। आधी रात को हल्की आहट से अचानक उनकी आंखें खुली। कमरे में बेहद हल्की लाइट थी। उम्मीद के मुताबिक उन्होंने उसे ही अपने आसपास ढूंढा, पर वो बिस्तर पर नहीं थी। अलग, उन्होंने तुरंत उसे आवाज़ दी, पर पलटकर जवाब नहीं आया। तो वो घबरा गए। भागकर बाथरूम और बालकनी में देखने के बाद वो नीचे की तरफ बढ़ गए। नजरें सामने की तो बस कैंडल के लाइट में नज़र उस पर ठहर सी गई। वो शादी वाली चुनरी की साड़ी, हाथों में वही लाल चूड़ी, के पीछे लगी हुई काली दो दो चूड़ियाँ, वही सोने की झुमकी, गले में छोटा सा गोल्ड नेकलेस, मंगलसूत्र, लाल छोटी बिंदी, भरी हुई मांग और आंखों में लगा हुआ काजल। साफ देख सकते थे वो उसके हर श्रृंगार को। ऐसा लगा जैसे वक्त पीछे लौट गया हो। वो अलग उनके सामने खड़ी थी, जिसे विदा करा के अपने साथ उस श्रृंगार को तन्हाई में अपनी मोहब्बत का साक्षी बनाना चाहते थे। वो धीमे से गोलू के पास आकर खड़े हुए, बिल्कुल खोए हुए से, और उसने नज़रें उनकी तरफ की। कयामत सी लगी थी वो नज़रें उनके दिल पर। वाकई उनकी बीवी अनोखी ही थी। कब क्या कर जाए इसका अंदाज़ा तो उन्हें भी नहीं था। सोचा था कि वो नाइटी पहनकर दिखा दूंगी आपको, पर वो आपको इतनी पसंद ना आती। आपको तो मुझे इस रूप में देखना था मिस्टर रंधावा, वो बेहद एतमाद से धीरे से बोली। आपको कैसे पता चला, वो वैसे ही शौक हुए बोले। आपके मोबाइल के वॉलपेपर से हज़ारों तस्वीरें हैं आपके पास मेरी, पर वो तस्वीर आपको बेहद पसंद है ना। और फिर मैंने तो आपको मौका तक नहीं दिया था इस रूप में खुद पर अधिकार जताने का। आवाज़ नम हुई थी गोलू की। नहीं अलग, आपसे प्यार करने के लिए मुझे आप पर अधिकार की ज़रूरत नहीं है, वो तड़प उठे थे। जानती हूँ, पर फिर भी आपका तो हक था ना मुझ पर। भले ही वक्त वैसा ना रहा हो, पर तब भी मुझे हक नहीं था अपने पति की बेइज्जती करने का। दुनिया कितनी भी आगे निकल जाए, पर एक चीज़ कभी नहीं बदलेगी, वो है ऐसे प्यार की उम्मीद करना जो आप मुझसे करते हैं। लोग लाख मॉडर्न होने का खिताब खुद के सर पर सजा लें, पर सच तो ये है कि मोहब्बत उन्हें भी ऐसी ही चाहिए। गुजरा वक्त मैं आपको वापस नहीं कर सकती मिस्टर रंधावा, पर उस गुजरे हुए वक्त की फिर वैसा करने की कोशिश करना चाहती हूँ मैं। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अलग। मेरे हिसाब से जिससे हम प्यार करें उसकी किसी भी ख़राब सिचुएशन में आपको खुद को पता चलता है कि सामने वाला आपके लिए क्या है। सब अच्छा होकर सब मिल जाना मोहब्बत नहीं, सब अच्छा करके साथ रहना मोहब्बत है अलग। वो धीरे से उसके गाल पर हाथ रख कर नींद से भरी हुई गहरी आवाज़ में धीरे से बोले। गोलू ने भीगी पलकें उठाकर उन्हें देखा। ब्लैक टी शर्ट, नीचे लोअर, बिखरे से बाल और सोई हुई वो खूबसूरत बिल्कुल आंखें। सीने से लग गई वो उनके तुरंत। आप जानते हैं, आपको सुंदर लगने के लिए तैयार होने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, आज जान गया हूँ। अभी अभी मेरी बीबी ने जो बताया वो भी उसे बाहों में समोट कर बोले। वैसे बता देती कि आप ये साड़ी लाने वाली हैं, मैं भी शादी वाले ही कपड़े ले आता। वो उसकी कमर पर हाथ रखकर शोखी से बोले।
कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी कट्टो ही लगते हैं आप। वो उनके हाथों के स्पर्श को समझ कुछ पीछे हटी तो उन्होंने तुरंत अपनी पकड़ उस पर मजबूत की। पहली रात बीबी शर्माती है, पलकें झुकाती है पर दूर नहीं जाती है। उनकी आवाज़ कुछ मदहोश हुई। सच समझा था अलक ने उन्हें, ये रूप उन पर अलग ही रंग ले आया था। अच्छा, पर आपकी बीवी को शर्माना नहीं आता और भूल गए कितनी बार सुहाग रात और सुहाग दिन दोपहर सब मना चुके हैं आप। वो कुछ छटपटा उठी, पर मजाल है छूट पाई हो उनकी पकड़ से। चूड़ियाँ शोर कर रही थी, पैरों में पड़ी हुई पायल खनक रही थी, पर आज वो उसे गोलू रहने ही कहाँ दे रहे थे। ना जाने कहाँ से एक शर्मलाज आई थी उसे। समझ आया था उसे जिस्म पर पड़े कपड़े भी मनोस्थितियों को बदल देते हैं कभी कभी। वो सोफे पर ले आए थे उसे, पल्लू ढलक कर सोफे के नीचे था और उसके दोनों हाथ उनकी पकड़ में। सुनिए, यहाँ मैं तो फिट हो जाऊंगी, पर आपको ये सोफा नहीं अपना पाएगा। काहे पहली रात बनाने के चक्कर में अपनी हड्डियां तुड़वा देंगे। वो गहरी हुई सांसों को समेट कर बोली। तो उन्होंने एक लफ्ज नहीं कहा, बस सोफे के साइड पर हाथ बढ़ाया और देखते ही देखते सोफा बेड में बदल गया। प्लीज चूड़ियाँ तोड़ना मत, माँ बहुत डांटेंगी। इन्हें मुझे 1 साल तक हर त्योहार पर पहनना है। वो कलाई पर उनकी पड़ती हुई पकड़ समझ कुछ दर्द से बोली, क्योंकि फिलहाल उसे चूड़ियों को याद आते ही उसकी माँ का काली माता रूप दिखाई दिया था। वो जैसे बोलने के रुख में ही ना थे, तुरंत हल्का उठे और 2 बार में ही दोनों हाथों की चूड़ियाँ निकाल कर सामने टेबल पर रख दी। गोलू ने हैरानी से उनकी कलाकारी देखी, फिर अगले ही पल उसकी आंखें खुली हुई, पलकें भारी हुई तो उसके हाथ भी खुद ब खुद उनकी पीठ पर कस गए। रात का पूरा नशा सुबह को भी उसमें समेट ले गया और रात की भी अधूरी नींद सुबह को उन दोनों को अपने आगोश में ले चुकी थी। अलक अलक उठिए, हम ऑलरेडी लेट हैं। दूर से आती हुई उनकी आवाज़ पर उसने आंखें खोली। वो अभी उस पर झुके हुए उसे जगा रहे थे। क्या हुआ मिस्टर रंधावा, आप सुबह सुबह इतने परेशान क्यों हैं? वो करवट पलटते हुए बोली। अलग 12 बज चुके हैं, मेरी चेन्नई की फ़्लाइट और हमारा यहाँ से निकलना सब लेट हो गया है। सिंह के 50 कॉल आ चुके हैं और माँ, नोनू, समीर सब फ़ोन कर चुके हैं हमें। वो जल्दी जल्दी बोल रहे थे और वो आराम से आंखें बंद किए सब सुन रही थी। कुछ नहीं होता, इतना तो चलता है, इतना क्यों पैनिक हो रहे हैं? और वैसे भी मेरी क्या गलती है? मैं तो वैसे भी ऐसे ही सो जाती हूँ। आज आपका अलार्म कैसे ख़राब हो गया जो आपके दिमाग में ही फिट है? वो अभी भी पड़ी हुई थी, मजाल है कोई फुर्ती आई हो उसमें। अलग उठिए, वरना हम आपको ऐसे ही ले जाएंगे। वो वाकई अब कुछ परेशान थे। मैं उठ गई हूँ, वो सोफे पर आलती पालती मार कर बैठ कर बोली। अब सर पर बराबर बोल रहे थे, ऐसे में उसे नींद तो आने से रही। आजकल वो सोचती थी कभी कभी कि ये उसके वही पति परमेश्वर हैं जिनका मुंह से नपे तुले शब्द निकला करते थे। आजकल तो शुरू होते और ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। आपने सारे कपड़े रख लिए? वो आंखें खोल इधर उधर देख बोली। वो सारा पसारा कल रात का समेट चुके थे और खुद भी हीरो बने घूम रहे थे। वो 2 मिनट उन्हें घूरती रही, फिर एकदम से बोली, चलिए। वो एकदम उठकर बालों का जूड़ा बनाकर बोली तो उन्होंने हैरानी से उसे देखा। ऐसे उनकी ढीली ढाली टी शर्ट पहने जिसके गले से उसके एक तरफ का कंधा रात की कहानी बता रहा था, उसके ऊपर वो बालों का घोंसला बनाए जिसकी लटी घूमकर उसके गालों को सजाए हुई थी। उन्हें वो बहुत क्यूट लग रही थी, पर ये क्यूटनेस किसी और को तो नहीं दिखा सकते थे। हाँ, अब आप कट्टो बनकर छमक छल्लो खेल रहे हैं कि चलो जल्दी, तो मैं तो ऐसे ही चल दूंगी ना। अब तैयार होने जाऊंगी तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। और देखिए, आपने परफेक्शन का देवता बन के मेरे सारे कपड़े तो पैक कर ही लिए होंगे, तो जो पहने हैं वही पहनना होगा ना। वो उनके चारों तरफ घूमकर बोली तो उनका मन किया कि वाकई खुद की उम्र पर रश्क करें, क्योंकि सच पूछो तो किया तो उन्होंने कुछ ऐसा ही था। नहीं, मैं देता हूँ निकाल के, पर आप थोड़ा जल्दी कर लीजिएगा। हाँ, खाली मुंह धुलकर कपड़े पहन लूँ चलेगा? वो उंगली उठाकर बोली। हाँ, आप मुंह भी मत धुलना, पर प्लीज़ पहन आप ये लीजिए। वो उसके लगेज से उसकी कुर्ती और जीन्स और बाकी कपड़े निकाल कर बोले। उसके जाने के बाद उन्होंने सारे सिक्योरिटी सिस्टम को वापस रेंज में कर लिया।
और लगभग 1 घंटे बाद वो दोनों वहाँ से जैसे सुरक्षा के बीच आए थे वैसे ही निकल गए। वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर भारी भीड़ इकट्ठा हुई थी। एक से एक बॉडी बिल्डर सिक्योरिटी पूरे एयरपोर्ट को अपने कब्जे में लिए हुए थी। इस कदर सुरक्षा व्यवस्था थी कि मजाल है कोई परिंदा भी पर मार पाए। एक बेहद अट्रैक्टिव लड़की, बिल्कुल सफ़ेद रंग, सुनहरे बाल, डार्क मैजेंटा ड्रेस पहने, पेंसिल हिल डाले, आंखों में बेहद स्टाइलिश स्पेक्टक्स, कलाई में नीलम ब्रेसलेट पहने, कुल मिलाकर किसी राजघराने की शाही अंदाज को अपनाती हुई सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई थी। भागकर एक आदमी के गाड़ी खोलते ही वो बेहद परफेक्शन से गाड़ी में बैठी। उसके इशारे पर ही उसके साथ चल रही उसकी पर्सनल असिस्टेंट, जो उसका कीमती बैग और बाकी चीज़ें लिए हुए थी, आकर ड्राइवर सीट पर बैठ गई। रंधावा मेंशन। उसके होठ जरा सा हिले कि ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ दी और उसकी गाड़ी निकलते ही बाकी गाड़ियां उसके पीछे वैसे ही निकल गई। तब जाकर एयरपोर्ट की सांस वापस आई। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर मेरे द्वारा लाई गई कहानियाँ आपको पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।